दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। एसआईआर का जो पूरा का पूरा गेम प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ चुका है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में यानी कि पदाधिकारियों में और ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग में तलवारें खिंच चुकी हैं। तलवारें इस बात को लेकर के कि दरअसल जो कुछ भी चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कर रहा है वो अब भाजपा को महंगा पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से एक अजीबोगरीब मामला निकल के सामने आया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जो किसी दौर में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में फेस हैं। और शुवेंदु अधिकारी ने ज्ञानेश कुमार एंड सन्स को बुरी तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि जिस तकनीक के आश्रय, जिस गेम प्लान के आश्रय ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग विपक्ष का एक तरीके से मटियामेट कर रहे थे, कमोबेश वही स्थितियां परिस्थितियां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिला रहे हैं और कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ही मोदी शाह का पूरा खेल जो है वो चौपट कर दिया है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के करियर पर अब संकट आन पड़ा है। यानी कि किसी भी वक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है मोदी और शाह के कोप का भाजन हो जाएंगे। सबसे पहले ये खबर आप देखिए, ये खबर द वायर की है और इस खबर में जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है वो अपने आप में चौंकाने वाली। द वायर की रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एसआईआर जो हुआ और एसआईआर में जो 1,25,00,000 जो एंट्रीज हुई सिर्फ 3 दिन के भीतर, उस तेजी पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, इसका ऑडिट की मांग कर डाली शुवेंदु अधिकारी ने। पूरी खबर मैं आपको चलिए पढ़ के बताता हूं। अब जरा ये हिस्सा देखिए। वेस्ट बंगाल असेंबली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर शुवेंदु अधिकारी हैज डिमांडेड एन ऑडिट ऑफ द स्टेट्स ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ रिसेंट electoral roll updates. Adhikari flagged a specific increase of 1.25 crores entries over the 3 days period, November 26 to 28. शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर यानी कि 3 दिन के भीतर जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की जो एंट्रीज की और जो एंट्रीज की संख्या है वो 1,25,00,000 है, उस पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इसका ऑडिट हो जाना चाहिए। और आरोप एक तरीके से ये लगाया कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर शुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि यही काम जुलाई में बिहार में हुआ था और बिहार में यह काम पश्चिम बंगाल से 80-85 गुना ज्यादा तेजी से हुआ था। द वायर की खबर का यह आप अगला हिस्सा देखिए। However, the official data from the Election Commission of India contradicts the claim that such speed are unachievable. Record from the Bihar Special Intensive Revision in July 2025 demonstrate that the election machinery using the ECI net portal and booth level official can process data at nearly double the rate currently under the questions. अब इसमें यह बताया गया कि बिहार में जो 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जो इसी तरीके का डिजिटाइजेशन हुआ था उसमें भरे गए फॉर्म 1,43,00,000 से बढ़कर के 3,73,00,000 हो गए थे। यानी कि सिर्फ 3 दिनों में 2,30,00,000 के आसपास एंट्री हुई थी और यहां 3 दिन में 1,00,00,000
25 लाख। यानी शुभेंदु अधिकारी का जो दावा असंभव बताया गया वो बिहार में से 85% ज्यादा था। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी बिहार में कराया चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया भाजपा के कहने पर जो आरोप लग रहे हैं, सीधा इसका उल्टा असर बिहार में पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बिलबिलाहट का आलम यह है कि अब उसने एक बार फिर से चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख फेंकी और कहा कि यह चिट्ठी देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस चिट्ठी में इस आदमी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी एसआईआर हो रहा है उस एसआईआर को लेकर के बाकायदा इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी और कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण को पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कर्मचारियों वाले माइक्रो ऑब्जर्वर्स की निगरानी में संचालित किया जाए। यह बेईमानी का एक नया तरीका इजाद कर रहा है। केंद्र सरकार के ऑब्जर्वर्स कह रहा है पश्चिम बंगाल में काम करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस चिट्ठी पर ओके ज्ञानेश कुमार ना कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह चिट्ठी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब जरा यह खबर देखिए, यह हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर, शुभेंदु अधिकारी ने आयोग से खास अपील की। क्या खास अपील की? बताया कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि मतदाता सूची पर अपील पर सुनवाई शुरू होने पर विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी नेता ने चुनाव आयोग के लिखे पत्र में मसौदा सूची में नाम शामिल करने, हटाए या सुधार के लिए मतदाताओं के दावों, आपत्तियों और दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुनवाई करते समय जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनको बोला है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाएं। ये बात कही। उधर भाजपा एक और कांड में बिलबिला रही है। देखिए, भाजपा पीछे होती है, चेहरे कोई भी हो। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई और यह याचिका थी, गैर सरकारी संगठन था आत्मदीप, वो कोर्ट में पहुंचा। और यह पूरा मामला दोस्तों 2014 से पहले का है, जब यह कहा गया जिसमें कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल जो आए गैर मुसलमान जो हैं वापस आने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई, उनके लिए प्रोविजनल एसआईआर की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। अब ये प्रोविजनल एसआईआर की मांग की याचिका क्यों पड़ी है, इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। ये जो नंबर है ना बंगाल में आने वाला, ये नंबर 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से ज्यादा। यानी कि आप सोचिए कि अगर ये प्रोविजनल एसआईआर शुरू हुआ और इस चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा वो वोटर आ गए, तो आप सोचिए कि बिहार जैसा हाल पश्चिम बंगाल का भी होगा। प्रभाकर कुमार मिश्रा की यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, बीते दिनों की। लिखा गया कि 2014 से पहले बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों के लिए प्रोविजनल एसआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? और यह जवाब मांगा है कि अभी तक इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। गैर सरकारी संगठन आत्मदीप ने इसके बाबत कोर्ट में कहा कि 2014 से नागरिकता की मांग वाली एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब 2014 में एप्लीकेशन दी गई थी, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी मामले को लेकर के यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया। 2014 से बताया गया कि सीएए के अनुसार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार उनकी नागरिकता, उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में जुल्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक कि ऐसे जो लोग हैं जो बांग्लादेश छोड़े हुए हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक है, और इस सारे के सारे पश्चिम बंगाल के। अब आप सोचिए कितना बड़ा कांड हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस तरीके के कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, जिसमें दूर से इस तरीके की आहट समझ में आ रही कि दरअसल बंगाल में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। अब दोस्तों एक और खबर, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों को लेकर के शर्जील इमाम, उमर खालिद और तमाम उन आरोपियों को लेकर के जबरदस्त बहस हुई, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया।
कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। साफ साफ ये बात कही है कोर्ट में कपिल सिब्बल ने, और उसका एक वीडियो भी है छोटा सा, मैं आपको उसका हिस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं, जरा सुनिए इसको। It's a valid protest. You may say it is in excess of what they should have done. You can say that, but you can't say it's a terrorist act. You know, 144 is imposed. You go and do something. You can't say it's a terrorist act. The other public interest to be served is, why should you let this man be inside for another 3 years or 4 years or till the trial is over? And what's the public interest to be served? In other words, this is punitive. इतना ही नहीं दोस्तों, तीखी बहस में कपिल सिब्बल ने साफ साफ यह कहा कि क्या बिना ट्रायल के ही 8 साल तक किसी को जेल में रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह बातें कपिल सिब्बल ने दोस्तों कही हैं। इस पूरे मामले की जो सुनवाई है दोस्तों, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया कर रहे हैं, और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार अपना पक्ष रखा और जबरदस्त दलीलें दी, क्योंकि ट्रायल जो है हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि जैसे ही मामला आता है उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दी जाती है, बार बार चार्जशीट लगा दी जाती है, गवाही के लिए अभियोजन पक्ष जो है तैयार नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की वजह से ट्रायल रुका। यह खबर देखिए, उमर खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी रीजॉइंडर अपीलों में की शुरुआत ट्रायल में हो रही अत्यधिक देरी के मुद्दे से की, और उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2020 से उमर खालिद हिरासत में हैं और उन्हें जेल में 5 साल से अधिक का समय हो गया और अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि ट्रायल में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि देरी पूरी तरीके से अभियोजन पक्ष की जांच पूरी न होने के कारण हुई है। सिब्बल ने दोस्तों एक बात, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक बात बड़ी जोरदार कही। देखिए, उसमें तमाम सारे आरोप लगाए, कहा गया कि रिजीम चेंज कह करके इन लोगों ने भड़काया, दंगे भड़काए, रिजीम चेंज होनी चाहिए, रिजीम चेंज होनी चाहिए, लेकिन उसके ये नैरेटिव तो खूब बना, लेकिन इसका एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया गया। इसी पर क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, देखिए, रिजीम चेंज और हिंसा के सबूत नदारत, ये सिब्बल ने कहा। दोस्तों, सिब्बल ने जोर देकर के कहा, खालिद को केवल एक कथित समग्र साजिश के आधार पर FIR 59/2020 में फंसाया गया। उन्होंने दोहराया कि दंगों के वक्त खालिद दिल्ली में मौजूद नहीं थे और अमरावती में दिया गया उनका भाषण, जिसे पुलिस भड़काऊ बताती है, वास्तव में वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आरोपियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उस सिद्धांत पर हमला बोला है जिसने दंगों को सत्ता परिवर्तन है कि रिजीम चेंज का एक समन्वित अभियान बताया। रिजीम चेंज, दिल्ली पुलिस ने रिजीम चेंज का एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड पूरा अभियान बताया था। यह मुद्दा दिल्ली पुलिस आज तक उसको न तो उसकी चार्जशीट में है, न FIR में, कुछ भी नहीं है, कहीं भी वो सबूत पेश नहीं कर पाई। जबरदस्त इस मामले को लेकर के तीखी बहस हो रही है। बीते दिन जो सुनवाई हुई उसमें आरोपियों के एड्रेस को लेकर के बातचीत हुई। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के जो परमानेंट एड्रेस हैं उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। दोस्तों, तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।